नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मेरे साथ जो शख्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, टीवी डिबेट्स में छाए रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल भाई। तहसीन, जैसा कि मैंने कहा, टीवी डिबेट्स में आप छाए रहते हैं, अलग-अलग चैनल्स पे लोग आपको देखते रहते हैं। तो ये बताइए, पहले तो मैं शुरुआत आपसे करूं बातचीत की। पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, जिस तरीके की हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, जी तहसीन खुद को कहां पाते हैं? किसकी तरफ ज्यादा अलाइन पाते हैं और किसकी पॉलिसी सबसे बेहतर तहसीन को लगती है? विशाल भाई, अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूं, हम्म, हालांकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है। कभी भी मैंने कांग्रेस को छोड़कर किसी को वोट नहीं दिया। यहां तक कि अगर कोई और दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो और उनका कोई उम्मीदवार हो, जहां हालांकि मैं पूना से जहां से मैं बिलोंग करता हूं, लोकसभा, विधानसभा और कॉर्पोरेशन में कांग्रेस की उम्मीदवार होते हैं। बट हाइपोथेटिकली मान लो एनसीपी का अगर कोई उम्मीदवार हो या कोई और अलायंस पार्टनर का, मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ कांग्रेस को या वोट नहीं दूंगा, नोटा कर दूंगा। मैंने सिर्फ आज तक अपनी जिंदगी में कांग्रेस को वोट दिया। तो ऑब्वियसली मेरा रुझान पॉलिटिकली कांग्रेस की तरफ है। मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं है। हम्म। लेकिन इंक्रीजिंगली मैं पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन हो रहा हूं, वर्तमान पॉलिटिक्स से विशाल भाई। चाहे फिर वो लिबरल साइड या विपक्ष की साइड हो, या कंजर्वेटिव साइड या भाजपा की साइड हो, दोनों भी आम आदमी टैक्स पेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ, और मैं बिल्कुल फ्री अगर आपसे भाई बात कर सकता हूं, आपको तो भाई मानता हूं, बिल्कुल आम टैक्स पेयर का खून चूस रहे दोनों पार्टीज मिलकर, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज। और ये गंदा ट्रेंड केजरीवाल जी ने शुरू किया। अब आम टैक्स पेयर का खून चूसा जा रहा है। आई एम सॉरी, इसमें जो ट्रोल होना हो, ये सच्चाई है, इस देश की हकीकत है। आपने इतनी ईमानदारी से बातचीत की शुरुआत जी की है। जी दिल्ली के चुनाव पर मैं बात करना चाहता हूं और जी क्योंकि आपने कहा कि मैं या तो कांग्रेस को वोट करता हूं या फिर नोटा। तो ये जी बताइए कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस है कहां? लोग तो कह रहे हैं मुकाबला है बीजेपी वर्सेस आप। शीला दीक्षित जैसी नेता जिन्होंने 15 साल दिल्ली पर राज किया, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी 15 सालों में, उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप कहां गायब हो गई? ढूंढे से नहीं मिलती कांग्रेस लीडरशिप दिल्ली में। क्या हो गया ऐसा? इसीलिए दिल टूटता है विशाल भाई, कि जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ था, जो दिल्ली की प्रगति हुई थी, वो सब माननीय शीला दीक्षित जी, जब स्वर्गवासी शीला दीक्षित थी जी मुख्यमंत्री थी, तब हुआ था। चाहे फिर वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब दिल्ली ने प्रोग्रेस किया था और वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस हुआ था। आज जो कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस को ये समझना होगा विशाल भाई, अगर कांग्रेस अपना स्पेस थर्ड पार्टीज को, थर्ड रीजनल फ्रंट को, इन पार्टीज को कंसीड करती है, ये रीजनल पार्टीज चाहेगी कि केंद्र में बीजेपी हो और राज्य में वो हो, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और आप ये चीज देखिए, आप किसी भी सूबे में देखिए, या कांग्रेस का जनाधार, या कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वो स्पेस समाजवादी पार्टी ने ले लिया। आप आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, जहां पर भी कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को स्पेस दिया है, रीजनल पार्टीज मजबूत हो जाती है। और कांग्रेस, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, ओडिशा देख लीजिए, वहां कांग्रेस ने अपना स्पेस कंसीड कर दिया तो बीजेपी ग्रो कर दी। सो रीजनल पार्टीज हमेशा चाहेगी कि बीजेपी हो। कांग्रेस को अपना स्पेस कंसीड नहीं करना होगा। कांग्रेस, इट इज अ क्राइम कि कांग्रेस इररिलेवेंट होते जा रही है दिल्ली में। और आपने बिल्कुल सही कहा, संदीप दीक्षित भाई है, अलका लांबा है, रागिनी महाजन है, हरून यूसुफ साहब है, ये कुछ लोग, अभिषेक दत्त है, ये बेचारे अपने चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। संदीप दीक्षित सब जगह जा रहे हैं, संदीप दीक्षित जी। पर बाकी कांग्रेस संगठन उस तरह से दिख नहीं रही है, ये मैं मानता हूं, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव है कांग्रेस। ऑलवेज मुझे लगता है कि जब भी आप, कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूत हो, नेता कितना भी मजबूत हो, आप जैसे ही उसके प्रति थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करते हैं, उसकी पॉलिसीज के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं, आप एक ऑल्टरनेटिव तो ढूंढते हैं ना। ठीक है, किसी जी किसी किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी हो सकता है 10 साल पहले बहुत पसंद हो, लेकिन आज 10 साल बाद अगर वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढता है, तो क्या कोई नेता उनके सामने ऐसा खड़ा है और उसकी पूरी पार्टी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, वो स्ट्रक्चर उसे नजर आता है कि हाँ, मैं इससे हटकर यहां जाता हूं तो ये सब कुछ संभाल लेंगे, वो स्पेस पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया। बिल्कुल। और ये मैं मानता हूं, ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जब तक अगर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी और रीजनल पार्टीज मजबूत हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी की मोनोपोली होगी नेशनल पार्टीज के अंदर। क्योंकि हम्म। रीजनल पार्टीज अपने स्टेट्स तक सीमित होगी। आम आदमी पार्टी मान लो दिल्ली और पंजाब तक सीमित होगी। जो
बाकी रीजनल पार्टीज अपने अपने सूबे में सीमित होगी, तो एक पैन नेशनल पार्टी सिर्फ बीजेपी रहेगी। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी मजबूती से लड़े और अपना स्पेस रीजनल पार्टीज को कंसीड ना करे। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कांग्रेस का दुश्मन बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस ख्याल से चुनाव लड़ना चाहिए कि हम सत्ता में आएंगे। सिर्फ बीजेपी को रोकना यह मकसद नहीं होना चाहिए। अगर सत्ता के लड़ाई के अंदर अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करती है और उसके कारण जो दूसरी पार्टी हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है, सो बी इट। इट इज नॉट कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक उसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जब उसने हरियाणा में चुनाव लड़ा और 5 सीटों पे कांग्रेस हार गई। जो अगर आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट देखते हो 5 सीटों में हरियाणा में, अगर वो आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस जीत जाती। प्लस एक मोमेंटम होता, अगर आम आदमी पार्टी साथ में होती तो कांग्रेस को और 1-2 सीट दूसरी मिल जाती, वो 5 को छोड़कर। तो जैसे आम आदमी पार्टी का अधिकार है अपनी पार्टी बढ़ाना, गुजरात में वे चुनाव लड़े, कांग्रेस को दूसरी पार्टी के लिए सैक्रिफाइस करना मुझे लगता है ये गलत है और नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अपनी लेगेसी को हार्म कर रही है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था दिल्ली में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि जैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई है वैसी दिल्ली के लिए जब राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे तो आप देखना कि क्या माहौल बदलेगा। वो कहाँ है यात्रा? होना चाहिए था। हालांकि देवेंद्र यादव जी ने किया यात्रा, बट ठीक देवेंद्र है। यादव और राहुल गांधी में फर्क है, तहसीन आप समझते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बट हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और राहुल जी को मैं राहुल जी को एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स, एक अल्टरनेट विजन देश के सामने रखना होगा। देखिए, राहुल जी के कंधों पे बहुत अहम जिम्मेदारी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के होते हुए वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर है। हमने मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देखा, अब ये 11वां साल उनका अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा और 12th ईयर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। हमारा ऑल्टरनेटिव विजन क्या है हमारा? क्योंकि मैं अपने आप को विपक्ष में गिनता हूं, मैं मानता हूं कि बीजेपी को हराना। और मैं हमेशा ही कह रहा हूं, जो अगर राहुल जी सही मुद्दे उठाए, विपक्ष सही मुद्दे उठाए, जैसे हाल में जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, मुझे लगता पूरी तरह से वेस्ट हो गया। गलत मुद्दों को उठाया गया और आप सरकार को इस पार्लियामेंट सेशन में पूरी तरह से हम घेरते, सरकार को हम जमीन पे ला सकते थे, बट पूरा सेशन वेस्ट हो गया। अब क्या होता है कि सरकार भी जॉर्ज सोरोस ये सारी चीजें निकालेगी, लेकिन सेशन वॉश आउट हो जाए उसमें सरकार का फायदा है, क्योंकि सरकार को जवाब नहीं देना है डॉलर पे, सरकार को टैक्स पे जवाब नहीं देना है, सरकार को बांग्लादेश पे जवाब नहीं देना है, संसद सरकार में को बाहर सीरिया पे जवाब जवाब नहीं। दिए जा रहे हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती क्योंकि बिल्कुल नहीं। संसद में वो रिटर्न है और संसद में कही गई चीज की वैल्यू है। बाहर आप कुछ भी बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाल भाई, मैं पब्लिक में कुछ भी कह दूं, कल अगर हम्म, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और मैंने कोई बात पार्लियामेंट में कही, विशाल भाई आप भी उसको ज्यादा गंभीरता से लोगे, आप भी उसको छापोगे, उसको कैरी करोगे, उसको उस पर मुझे प्रश्न पूछोगे और उस पर नेशनल डिबेट होगा। देश की जो पॉलिसीज है वो पार्लियामेंट से तय होती है और पार्लियामेंट वो अखाड़ा है, वो मंदिर है जहां पे आप वो मंदिर है जहां पे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, वो अखाड़ा है जहां पे आप सरकार को घेर सकते हो और गिरा सकते हो। तो आप क्यों नहीं उनको मुद्दों पे घिरा रहे? बांग्लादेश में विशाल भाई, आप, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी एज ए जर्नलिस्ट, आप जियो पॉलिटिक्स समझते हो, मुझे बताइए प्लान बी क्या है हमारा बांग्लादेश के अंदर? सरकार के पास कोई प्लान बी नहीं है, वो एनजीओ बांग्लादेश चला रहा है, वो एनजीओ वाला चला रहा है, सरकार का प्लान बी क्या है? कोई नहीं। सीरिया में हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और कुछ बदल जाएगा। वो तो बेचारे करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, वो एनजीओ वालों को चलने नहीं, बट वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना। हमारा प्लान बी क्या है? सीरिया में तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, भारत के इन्वेस्टमेंट्स है, विशाल के और तहसीन के टैक्स पेयर के इन्वेस्टमेंट है। सीरिया में प्लान बी क्या है हमारा? हमारे उस रीजन में इन्वेस्टमेंट क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, व्हाट इज आवर प्लान बी? हम गाजा को क्या रीबिल्ड करेंगे? उसके वजह से गुडविल मिलेगा। ऑन द सेम टाइम इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या है? जो भी हो, हम उसमें डिबेट कर सकते हैं, प्लान भी है क्या किसी को नहीं पता। सरकार खुद नहीं बताती हमें। जो पॉलिटिक्स छोड़ दो, इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं आरबीआई अपने अपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। टैक्स रेट कितना हो गया? टैक्स टेररिज्म हो रहा है विशाल भाई हमारे देश में। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो सर्विस करता है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उसका खून चूस रहे हैं इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले। तो फिर कहाँ है पैसे? नहीं, तो मैं हम बहुत दूर चले गए। मैं थोड़ा-सा जी, पहले दिल्ली में वापस आऊँगा। जी। दिल्ली में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी क्या तहसीन पूनावाला को परेशान करती है और आपको लगता है कि आप इस मौके को पूरे तरीके से गँवा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जानबूझकर छोड़ रहे हैं कि हम यहाँ नहीं दिखना चाहते? क्योंकि मन में कहीं डर है कि हम जाएँगे, कहीं किसी का वोट कटेगा और किसी को फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि सरकार बनाने की सीधी हालत में तो वो मुश्किल ही है। वो जाएगी तो किसी ना किसी का वोट काटेगी और जब किसी का वोट कटेगा तो किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा।
अगर बीजेपी को फायदा होता, जो आपका, जो मैं तात्पर्य समझा आपकी सारी बातों का, तो ठीक है, बीजेपी सरकार बनाती, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मुझे इस चीज से क्यों खुशी हो कि आपके घर में बिरयानी नहीं पक रही है। मुझे इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि मुझे खाना दाल चावल मिल रहा है कि नहीं। आपको बिरयानी मिले नहीं मिले, उससे मुझे क्या मतलब है? मुझे अपने घर में क्या हो रहा है, मुझे अपने आप को मजबूत करना है। देखिए, आप ये जो माइंडसेट है, आप आम आदमी पार्टी का माइंडसेट देखिए, उसमें, और मैं इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। हरियाणा में, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था, मैंने देखा 5 सीटों पे उन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश की। चलो, नोटा से कम वोट मिला, वो अलग बात है। एमआईएम, जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं मानता हूं ये देश के लिए, ये पार्टी देश के लिए ये गलत पार्टी है, मैं बिल्कुल ये मानता हूं। लेकिन एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कांग्रेस के एक्सपेंस पे हो रहा है, वो सोच रहे हैं दूसरे पार्टी इसके एक्सपेंस पे हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये सोचती है क्या? आम आदमी पार्टी जब उसने पंजाब में एंट्री लिया, क्या उसने सोचा इससे कांग्रेस का नुकसान होगा? और हो सकता है बीजेपी और एसएडी, उस वक्त अकाली दल के साथ बीजेपी गठबंधन में थी, ये सरकार में, उन्होंने अपने दल के बारे में सोचा। और ठीक, कांग्रेस को भी अपने दल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये राहुल जी की नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। पर क्या है विशाल भाई, वो जो संगठन में जो बड़े लोग हैं, गांधी परिवार तो ठीक है, चाहे राहुल जी और प्रियंका जी हो, तो जमीन से जुड़े हुए नेता और बड़े नेता है। पर जो इर्द गिर्द के नेता है ना, ये सारे राज्यसभा टाइप नेता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, वो जमीन से जुड़े हुए नहीं, वो इंटेलेक्चुअल नेता है। इंटेलेक्चुअलिज्म ठीक है कि वो आपने एक एडिट, आपने हिंदू में एक आर्टिकल लिख दिया, ओपेड लिख दिया, उसमें से तो कुछ उसके भी कैपेसिटी नहीं रखते, बट वो ठीक है। उसके बाद क्या, आम आदमी की परेशानी क्या? जो आम आदमी, देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं हर डिबेट में आम आदमी पार्टी को कहता हूं, वक्त पे आपका स्टैंड क्या है? कोई मुंह नहीं खोलता है। आप पकड़ो ना, आप मुद्दे उठाओ ना, मुद्दे बनाओ। पॉलिटिक्स में मुद्दे बनाए जाते, क्यों नहीं बना रहे? वो किसकी गलती है? वो पॉलिटिकल माइंड चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मुद्दे कांग्रेस ने नहीं उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी होती है। मैं अरे सुप्रिया भाई, श्रीडेल को भी सुनता हूँ, पवन खेड़ा साहब को भी सुनता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी होती है, बड़ी लॉजिकल बातें होती हैं, डेटा लेकर आते हैं, बड़े से स्क्रीन पर सारा डेटा भी चलाते हैं, सब ठीक है। पर जो आपने कहा ना, बात वही है, वो जमीन पर उतरकर लोगों को समझाएगा कौन? देखिए, पवन भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, और ऑनेस्टली डेटा की जरूरत है, क्योंकि विशाल भाई जैसे लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मुझे डेटा से ही उनके साथ बात करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद की जो आम वोटर है, कॉमन वोटर है, उसको क्या चाहिए? उसको लग रही है महंगाई। हुँ। आप उसको डेटा से नहीं चीजें, आप उसको बताओ आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसको सोल्यूशन दो, आप उसको बताओ उसकी जिंदगी बेटर कैसी होगी। जो एस्पिरेशनल वोटर है, उसको नौकरी चाहिए, आप उसको बताओ इन्वेस्टमेंट कैसे लाओगे। तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, दिक्कत वहां आ रही है। मतलब और ऐसी देखिए, जमीन एक पर जवाब कैसे सॉरी कि हम विशाल भाई, 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड विशाल भाई, और एक है कि सारे भारत के लोग, चाहे फिर दिल्ली हो कोई भी सूबा, प्रॉब्लम सब लोग जानते हैं। लोग उसको वोट देंगे जो सोल्यूशन बताएगा। क्या हम सोल्यूशन दे रहे? सोल्यूशन देना चाहिए। पर मैं तहसीन ये पूछ रहा हूँ कि सॉल्यूशन देने से रोका किसने है? किसी कौन? ने नहीं। जब सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, जो कुछ होगा वो राहुल गांधी की मर्जी से होगा, राहुल गांधी कह दें तो हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम सब कुछ कर दें। तो रोक कौन रहा है करने से? और 10 साल आपने दे दिए एक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी थोड़ी मजबूत स्थिति में आई। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ। भाई 24 के इलेक्शन में 99 सीट्स तक कांग्रेस पार्टी पहुंची, और वो जो वक्त था, लग रहा था कि कांग्रेस अब तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर होते हैं 4 विधानसभा के इलेक्शन, और फिर हम देखते हैं कि 4 विधानसभा इलेक्शन में हालत क्या होती है। इंडिया गठबंधन बनाकर जम्मू कश्मीर में जाते हैं, सरकार बनती है तो सरकार में आप शामिल नहीं हो पाते हैं। उमर अब्दुल्ला का रुख क्लियर नजर आता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में शांति से सरकार चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि जब तक केंद्र का सहयोग नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में सरकार ठीक से नहीं चलेगी। उनके बयान बिल्कुल क्लियर ये इशारा करते हैं कि वो वहां पर है। कांग्रेस पार्टी वहां से किनारा करके निकल जाती है। हरियाणा में कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र की हार तो इतनी खराब है कि शायद उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। झारखंड में भी जो कुछ करते हैं वो हेमंत सोरेन करते हैं। वो मैया सम्मान योजना लेकर आते हैं अंत समय में। इन चारों ही प्रदेशों में कांग्रेस कहां है? वो जो लोकसभा चुनाव में मोमेंटम हासिल हुआ, वो कहां गायब हो गया? तो मैंने ये बात बरखा दत्त को उनके पॉडकास्ट में कही थी कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त कांग्रेस की जो हालत है, 2014 से खराब है। 2024 के 99 सीट्स को अगर आप देख लो, वो छोड़कर कांग्रेस की हालत एक्चुअली 2014 से खराब है। अब आपने महाराष्ट्र, क्योंकि उस सूबे से मैं आता हूँ, सूबे में मैं काम करता हूँ, आज भी मुझे सौभाग्य है कि मैं अपने मातृभूमि पर हूँ, महाराष्ट्र में हूँ। आप देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में आप फर्क देखिए, और आप इसे आप स्ट्रैटेजी समझिएगा।
ज्यादा पोलराइजेशन बीजेपी ने झारखंड में किया था, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन किया था। बेटी की बात की, आपकी बेटी ले जाएगी, आपकी जमीन ले जाएगी, जो कुछ भी बात किया, सही गलत बैठिए, में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ मैं बैठिए, सही, हाँ हाँ, मैं मोरालिटी में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। चुनाव लड़ना था, उन्होंने बिल्कुल लड़ा, उसको ज्यादा पोलराइज किया, चाहे फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जी थे, चाहे फिर माननीय अमित शाह जी थे। आपने जैसा बताया मैया योजना, ये सब हेमंत सोरेन जी, हाँ मैया समान योजना, मैया योजना, हेमंत सोरेन जी थे, कल्पना सोरेन जी थी, उन्होंने डाइवर्ट नहीं होने दिए। उन्होंने झारखंड आदिवासी और झारखंड के उन्होंने प्राइड की बात की। उन्होंने ये सवाल पूछा क्या झारखंड आसाम से चलेगा, दिल्ली से चलेगा, और उन्होंने इलेक्शन को डाइवर्ट करने नहीं दिया। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। पोलराइजेशन महाराष्ट्र में कम हुआ झारखंड से ज्यादा। पोलराइजेशन हुआ, कम हुआ। कौन किसने कहा था महाराष्ट्र में मोहतरमा को जाकर ऐसे मौलाना साहब से मिले जो कहते तालिबान खराब है, अच्छा है, और लड़कियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? किसने कहा वो दूसरे विधायक को, जो इंडिया अलायंस के विधायक थे समाजवादी पार्टी के, ऐसे मौलाना को मिलने जो गिजवाई हिंद करना चाहते थे? किसने बोला पोलराइज? वो पोलराइज कर रही थी भाजपा। किसने इस साइड को कहा था पोलराइज करो? तो देखिए, चुनाव में अगर पोलराइजेशन होगा, दो साइड से होगा, भाजपा को फायदा होगा। सिर्फ भाजपा पोलराइजेशन से, देखो आम आदमी पार्टी पोलराइज नहीं होने दे रही चुनाव। तो कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए दिल्ली में, वो इंपैक्ट नहीं हुआ। इंपैक्ट कब होता है? इंपैक्ट तब होता है जब दो साइड से हो। तो मैं वही बता रहा हूं, तो ये स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। मैं एक महाराष्ट्र का एक सिंपल एग्जांपल दिया, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। हरियाणा में किसने कहा कि कास्ट पे पोलराइजेशन करो? किसने कहा? क्या हम नहीं ले जा सकते थे एक बड़ी नेता को साथ में? क्यों उनको नहीं लेके जा सकते थे? बिल्कुल ले जा सकते थे साथ में, ताकि, क्योंकि दलितों का वोट तो मिला था ना कांग्रेस को 99 सीट्स में। दलित मुसलमान एक हुए थे कांग्रेस के साथ, तो बिल्कुल उनको साथ में लेना था। और देखिए, नेशनल चुनाव के मुद्दे अन्य हो सकते हैं, राज्य चुनाव के मुद्दे अलग है। यहाँ के हुँ। मुद्दे और वो मुद्दों पे फर्क होना चाहिए। हमें राज्य की बात करनी चाहिए, राज्य के प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए। आपके मुताबिक हरियाणा में ऑलमोस्ट जीती हुई बाजी कैसे हाथ से निकल गई? कहाँ चूक हुई? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था। पर फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही भूपेंद्र हुड्डा तो पहले भी चुनाव जितवा रहे थे। देखिए, दोनों बात तरफ होगी बात। बात हुड्डा साहब की नहीं है। एक वे बेचारे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? वे एक हुँ, नेता है, और ऑब्वियसली अगर मैं सीएम का दावेदार हूँ, हुँ। ऑब्वियसली, और मेरे सामने विशाल सीएम के दावेदार हो, मैं चाहूंगा कि जो तहसीन के सपोर्टर्स हो उनको ज्यादा टिकट मिले, विशाल के सपोर्टर्स को कम मिले। ये पॉलिटिक्स में ऑब्वियस बात है। इसको हम, हुड्डा साहब का हम इसमें गलती नहीं देख सकते कि वो चाहते थे उनके समर्थकों को मिले, कोई और चाहता था कि उनके समर्थकों को मिले। ये बात नहीं है। पॉलिटिक्स, इसी को मैनेज करना पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, भाजपा में ज्यादा हरियाणा के अंदर रिबेल था, लेकिन उन्होंने अपने रिबेल कैंडिडेट्स को बिठा दिया। जो रिबेलियन जो कैंडिडेट्स उनके थे, कांग्रेस के जो 14 कैंडिडेट्स रिबेल कर दिए, उनको नहीं बिठाया गया। दूसरी चीज, जो महेंद्रगढ़ इलाका है गुरुग्राम के आसपास, जो एक यादव बेल्ट है, वहां पर हुँ, अगर अखिलेश यादव जी आ जाते कैंपेन करने के लिए, बहुत उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता, क्योंकि हरियाणा के जो यादव भाई बहन थे वो नाराज थे वर्तमान बीजेपी सरकार से, क्योंकि यादवों का इनकाउंटर हो रहा था, ऐसा परसेप्शन बन गया था उत्तर प्रदेश में। और एक यादव भाई का इनकाउंटर हो गया था एटीएस द्वारा, उसके कुछ दिन पहले ही। अगर आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट भी दिया था, वो एटीएस वाला चप्पल के अंदर, गोमती वाला एसटीएफ ऑफिसर, में हुई डकैती से जुड़ा हुआ ये केस था। डकैती वाला मामला। तो आप यस। अखिलेश यादव जी को ले आते, हुँ। पंचायत करवाते, महापंचायत करवाते, उनके नेताओं से, उनके जो बड़े नेता है यादवों के, जो बड़े उनके बुजुर्ग है, उनसे मिलवाते। देखिए, चुनाव स्ट्रैटेजी से लड़ा जाता है। हवा भी कब, हवा ठीक है, एक चीज माहौल है, पर वो माहौल जब तक तब्दील नहीं होगा बूथ के ऊपर, तो माहौल कन्वर्ट कैसे होगा? आपको सीट कैसे मिलेगी? तो ये स्ट्रैटेजीज कौन बना रहा है? वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने पहले के चुनाव हराए, वही लोग हैं जो टिकट बांट रहे, वही लोग हैं जो मंथन कर रहे, वही लोग हैं जो फिर उस पे रिपोर्ट बना रहे, और रिपोर्ट का क्या होता कोई नहीं जानता। तो वही लोग हैं, और वही लोग हैं जो राज्यसभा में जाते हैं, और उनमें से अधिकतर लोग अपने सूबे से राज्यसभा में नहीं जा सकते। सुन लीजिए विशाल भाई, अपने स्टेट से नहीं जा सकते राज्यसभा में। नॉर्थ साउथ, साउथ इंडिया से जाना पड़ता है, यहां से, वहां से, स्टेट से जाना है। अपने स्टेट में उनको एंट्री नहीं है। वो स्ट्रेटेजी बना रहे, क्या करें? है ये सच्चाई है। जब राहुल गांधी ने लीडरशिप संभाली थी, उस वक्त कहा गया था कि यंग ब्लड आएगा, अब राहुल गांधी की एक यंग टीम होगी, नई टीम होगी। फिर 2019 का इलेक्शन जब हारी कांग्रेस पार्टी, मुझे याद है राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं हट रहा हूं, और आप मुझे मत कहिएगा बार-बार अध्यक्ष बनने के लिए, मैं चाहता हूं कि कोई और अध्यक्ष बने। वो वहां से लेकर आज तक में क्या हुआ ऐसा नया? क्या ऐसा नया कांग्रेस पार्टी ने किया? 2024 तक तो फिर भी नजर आया वो 99 सीट्स वाला। मैं फिर वही कह रहा हूं कि
ये जो नयापन आने की बार-बार बातें होती हैं, बार-बार बातें होती हैं, फिर वो नयापन कहाँ गायब हो जाता प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो, मैं है? कांग्रेस का वोटर हूँ और मेरा जो कांग्रेस से संबंध है वो मेरे दादा जो थे वो गांधी जी के साथ जेल में थे, बट वो स्टोरी पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सवाल है कि जो कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस है, वो बहुत लेफ्ट हो चुकी है, बहुत वामपंथियों के ग्रुप के अंदर, उनके कब्जे के अंदर आ चुकी है, बहुत लेफ्ट हो चुकी है और लेफ्ट एज एन आइडियोलॉजी रिजेक्ट हो चुकी है। देखिए, आज का जो जमाना है, वर्तमान जो वोटर है, यंग वोटर है, वो एस्पिरेशनल है। वो एस्पिरेशनल चीजें चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, वो चाहता है नौकरी हो। नारायण मूर्ति जी और एल&टी चेयरमैन की तरह 70 और 90 घंटे की नौकरी नहीं, वो चाहता है भाई मैं दिन में 8-9 घंटे नौकरी करूं, उसके बाद में किधर जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ खाना खाओ, मे बी इवन एंजॉय योर ड्रिंक। मैं सैटरडे को आई गो फॉर अ स्पा, आई गो टू द, हम सर्विस इंडस्ट्री, हम कम टैक्स, हम लोगों की जिंदगी बेटर करना, हम और अपॉर्चुनिटीज करना, एआई करना, इस पे राहुल गांधी जी बात कर सकते हैं। हम इस पर अगर बात करें ना विशाल भाई, मान लो सारा एक बड़ा टपका बैठा हुआ है मिडिल क्लास का, यंगस्टर्स का, जो बीजेपी से परेशान हो चुका है, वो पूरा चाहता है कि वो इस साइड आए, बट हम वही बात नहीं कर रहे। बात जो जो वर्तमान पार्टी कर रही है वो इतना आउट ऑफ सिलेबस और कॉन्टेक्स्ट है कि वर्तमान यंगस्टर्स उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमें बात करना है आगे हम जॉब कैसे बनाएंगे, हम इनकी जिंदगियों को बेटर कैसे करेंगे, हम उनको एस्पिरेशनल लाइफ कैसे देंगे, इंडियन ड्रीम उनका कैसा फुलफिल होगा, उस पर अगर हम बात करें, मैं बता रहा हूं बीजेपी घेर जाएगी। अब आप मुझे सिंपल चीज बताइए, सब यंगस्टर्स का छोड़ दिए, टैक्स के ऊपर बुलाए निर्मला सीतारामन मैम को, बोले कि टैक्स पर बात करें, इनकम टैक्स पर, बता रहा हूं बीजेपी उसी में फंस जाएगी। जो जो कॉमन मैन परेशान है टैक्स भरने के बाद, जो टैक्स में टेररिज्म हो रहा है देश के अंदर, जो जीएसटी, विशाल भाई हर एक व्यक्ति जो 80 से 100 करोड़ के ऊपर है वो दुबई और सिंगापुर में घर खरीद रहा, क्यों? क्यों? क्योंकि उसको ये टैक्स हैरासमेंट से बचना है, ये जीएसटी के एक्सटॉर्शन से बचना है। तो अब ये है, ये सच्चाई है। इन चीजों पर अगर बात करें, पूरा मिडिल क्लास जुड़ने को तैयार है और सोशलिज्म इज डेड, डेड एंड बरीड। आपने कहा कि कांग्रेस वामपंथियों के और लेफ्ट माइंडसेट वालों के कब्जे में है। जी, तो ये क्या करवाते हैं? इनका एजेंडा क्या है? ये क्या करवाना चाहते हैं? कहां फंस गई है कांग्रेस पार्टी? इनको मैं कहता हूं पोर्शे पुअर, चलाते पोर्शे, बात करते गरीबों की। इनको मैं कहता हूं मर्सिडीज मार्क्सिस्ट, बात करेंगे मार्क्सिज्म की, चलाएंगे मर्सिडीज। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है जब आप 5 स्टार होटल में वाइन और चीज के ऊपर, या एक्सप्रेसो कॉफी और चीज के ऊपर आप ये सारी बातें बात करो, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल। हाँ ठीक है, वो सारी बात ठीक है और होना चाहिए इक्वल, लेकिन इक्वल होने के लिए सबके पास नौकरी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी हवा से तो नहीं आएगी। इक्वालिटी, लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा बेटर हुई है कैपिटलिज्म की वजह से। भारत में भी जब प्रगति और प्रोग्रेस हुआ है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया कांग्रेस ने, तब से हुआ है। सोशलिज्म, वामपंथी, लोगों को गरीब रखता है और लोगों को गरीब रखने के बाद उनकी आजादी ले लेता है। सबसे ज्यादा आजादी मिलेगी जब आदमी पैसे वाला होगा। हमें लोगों को यह बताना होगा वो पैसे वाले कैसे बनेंगे। सीधा मैं सीधी बात कर रहा हूं, उनको उनकी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, उनके पास पैसे कैसे आएंगे, वो अपनी जिंदगी बेहतर कैसे जी सकते हैं, और उनको वेलफेयरिज्म, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयरिज्म में हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देना होगा। अगर विशाल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हो, तहसीन सरकारी अस्पताल में, दोनों में सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद विशाल की मर्जी हो सरकारी अस्पताल में जाए, तहसीन की मर्जी हो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, और वाइस वर्सा। ट्रीटमेंट और शिक्षा सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, जो आगे जाता हो जाए। इट मस्ट बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मेरिट, और सबको ये एनकरेज करना चाहिए कि वो पैसे वाले बने। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम कौन सी बातें कर रहे हैं। और बीजेपी भी, बीजेपी हिंदू मुसलमान करेगी, विपक्ष कास्ट करेगा। एआई की बात कौन कर रहा है, क्वांटम फिजिक्स की बात कौन कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स की बात कौन कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है। क्या क्या आपने कहा क्या किसी, सॉरी, ठीक है। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये सोल्यूशन है कि आज से 10 साल बाद जब एआई पूरी तरह से प्रेवलेंट हो जाएगा, जब एआई रोबोटिक्स आ जाएंगे, नौकरियों का क्या होगा आज से 10 साल के बाद? कोई कोई नहीं इस पे बात बात कर, नहीं कर रहा। हम ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऑलरेडी तो शुरू हो शुरू हो गया, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आइंदा अगले 5-6 साल में आपको रेस्टोरेंट्स में उतने वेटर्स नहीं लगेंगे, रोबोट्स हो गए, उतने शेफ्स नहीं लगेंगे, वो उतने डॉक्टर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी रोबोट्स कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आगे इनको नौकरियां कहां मिलेगी?
उनके लिए क्या प्रावधान है? हम बात कौन सी कर रहे हैं? कास्ट की, रिलीजन की? क्या ये महत्वपूर्ण इश्यूज है देश के? कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। चलिए, वो मुद्दे अगर असर भी कर रहे होते तब भी माना जा सकता था कि आप स्ट्रेटेजिकली ठीक जा रहे हैं। आपने कास्ट पॉलिटिक्स की इतनी बात की, आपको एग्जैक्टली उसका कहां फायदा मिला? लोकसभा चुनाव में एक डर फैलाया गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा। वो डर खत्म हो गया, लोगों ने देखा संविधान पे तो कोई कुछ कह नहीं रहा, बीजेपी ने ऐसा कुछ तो किया नहीं कि संविधान कमजोर हो जाए। तो 4 प्रदेशों का रिजल्ट आपके सामने है। जो डर लोकसभा चुनाव में आया था वो गायब हो चुका है। और दूसरा, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर इतना ही दमदार होता तो सबसे पहले कांग्रेस को अपने शासन वाले राज्यों में तुरंत जातिगत सर्वे करवा लेना चाहिए था। सिर्फ एक तेलंगाना में शुरू हुआ है, वो भी शुरू हुआ है प्रोसेस। वो कहां पहुंचा अभी मैं नहीं जानता। कांग्रेस के शासन वाले क्या किसी एक राज्य में भी जातिगत सर्वे, जो कास्ट सर्वे राज्य करेक्ट, सरकार कर करेक्ट। सकती है, क्या कोई आंकड़ा है? बिहार में नीतीश कर्नाट कुमार ने एटलीस्ट करके तो दिखाया। हाँ, कर्नाटक में बट जो आंकड़ा बना हुआ है वो जारी वो नहीं कर पा रहे। रिलीज नहीं कर पा रहे, वही है। तो फिर लोग उसमें भरोसा नहीं करेंगे। और कास्ट सर्वे के साथ इकोनॉमिक सर्वे कराना जरूरी है, क्योंकि विशाल भाई आप मानोगे, बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई बहन हो सकते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई बहन हो सकते हैं, जो वैसे तो ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, पर एक्चुअल में ज्यादा गरीब हो, ये भी हो सकता है। हमें गरीबों को आगे लाना है, उनके लिए हमें व्यवस्था करनी है। ये क्योंकि तो हमें कास्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे मुल्क में, मैं इसको बिल्कुल मान रहा हूं, से कोई मुंह नहीं मोड़ रहा है। जैसे लेकिन मेरा उसके प्रश्न साथ मेरा मेरा प्रश्न अलग था। मेरा प्रश्न ये था जी कि जब जी आप जी इतने दमदार तरीके से इस मुद्दे को उठाते हो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने शासन वाले किसी राज्य में ये काम क्यों नहीं करके आई दिखाया? एग्री विथ यू, वहां पे इसलिए फ्लैट गिर रहा है। सारा और मुद्दा होने वही के है। बाद और होने के बाद और जब कास्ट सेंसस सॉरी कास्ट सर्वे हो जाए, राज्यों में सर्वे होगा, जब कास्ट सर्वे हो जाए, उसके मुताबिक जो हमारे ओबीसी भाई बहन है, दलित भाई बहन है, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, उनको वो नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको वो सरकारी पद मिलने चाहिए। आई एग्री विथ यू। तो ये एक और छोटी-सी दिक्कत है इसमें। वो ये जी सवाल पूछा जाएगा कि आप आरक्षण को कहाँ तक ले जाएँगे? क्या आंसर हो पाएगा इसका? क्या 60, 70, एग्जैक्ट 80% तक ले जाएँगे? भाई 85% अगर एससी, एसटी, ओबीसी है, जैसा कि बिहार में आंकड़ों में आया सामने, तो क्या आप आरक्षण को 85% कर देंगे? क्या ये पॉसिबल होगा? क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे इसे? तो इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पे एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो बात मैं पूरी तरह से मानता हूं, हुँ, लेकिन विपरीत टैलेंट कहां जाएगा? एग्ज़ैक्टली। बिजनेसमैन कहां जाएंगे? वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? फिर वही होगा जो मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग दुबई जा रहे हैं, जो लोग सिंगापुर जा रहे हैं, टैलेंट जा रहा है। आज सबसे अधिक एचएनआईज और इंटेलिजेंट लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं पिछले 10 सालों में। क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं टैक्स की गलती है, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, तो हमें उसको रिवर्स करना है, हमें लोगों को वापस हमारे देश के अंदर लाना है, हमें टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, और सही टैलेंट जो हमें छोड़कर गया उनको वापस लाना है। और मैं तो एक स्टेप आगे जाते कहूंगा कि जो हमें एक हब बनना चाहिए कि सारे टैलेंटेड लोग भारत के अंदर आए और रिसर्च करे, बातचीत करे। लेकिन टैलेंट कैसे आएगा अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बढ़ने के लिए? हुँ, तो अगर हमें एक्चुअल में विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा पार्टनर बनना है, तो हमें दुनिया भर का अगर टैलेंट अट्रैक्ट करना है, तो हमें जो हमारी पॉलिसीज है उस पर हमें विचार करना होगा। क्या हमारी पॉलिसीज बांटेगी लोगों को, या एक साथ मेरिट को रिवॉर्ड करेंगे? और इसके लिए मैं दोबारा से पहली वाली बात पे करा रहा हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य सबका अधिकार होना चाहिए और उत्तम होना चाहिए। एक गरीब के बच्चे को वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो मेरे बच्चे को मिल रही है। नो, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरिट शुड टेक ओवर। एक एक बात बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चर्चा में होती थी, पहले भी होती थी, अब भी होती है। नरेंद्र मोदी को जब नेशनल लीडर बनना था, तो उन्होंने गुजरात मॉडल को आगे किया और उस करेक्ट। वक़्त बहुत लोग गुजरात मॉडल में खामियाँ ढूँढ नहीं पा रहे थे। मैं खुद गुजरात में रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। गुजरात में इन्वेस्टमेंट आया, गुजरात में फैक्ट्रीज़ लगी, इंडस्ट्री लगी, लोगों को नौकरियाँ मिली, बिजली नहीं थी, वो बिजली आई। लोगों ने बहुत सारे गुजरात में परिवर्तन होते हुए देखे। एक मॉडल स्टेट कांग्रेस को बनाना पड़ेगा ना, इतने सारे राज्यों में आपने शासन किसी एक राज्य को बोलिए कि साहब हम कर्नाटक मॉडल लेकर आएँगे या हम हिमाचल मॉडल तेलंगाना लेकर आएँगे। या और फिर उस तेलंगाना राज्य मॉडल। में इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट कीजिए, आम लोगों को इनवाइट कीजिए कि देखिए साहब, जैसा बनाया है इसको देश को बनाएँगे। वो मॉडल स्टेट लाने में भी कहीं कुछ नज़र आई नहीं एग्री आता है। आई एग्री विथ यू। તમે ગુજરાતમાં તમે वो મમ્મી ગુજરાતમાં રહ્યો છું, અમદાવાદનો છું। અમદાવાદનો છો? અ, મારી માં ગુજરાતી છે। अरे वाह! बट हाँ, आई एग्री विथ यू, इट इज इम्पोर्टेंट कि एक मॉडल होना चाहिए, जैसे गुजरात मॉडल था उसका एक काउंटर होना चाहिए, और हुँ, वो मॉडल का बेसिस होना चाहिए टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, एस्पिरेशन, आगे जाने का एक मॉडल होना चाहिए जिसको यंगस्टर्स उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, मिडिल क्लास उसको अट्रैक्ट हो सकता है, बिजनेसमैन उसके साथ जुड़ सकता है।
ब्यूरोक्रेट्स, पहली बात तो ब्यूरोक्रेसी को 50% काटना होगा पूरे देश में, बट एक हम स्टेट में शुरू करें ब्यूरोक्रेसी को, ये सारे बाबुओं को 50% काट दे, कैची लेकर आधे 50%, मतलब इतना स्टेट्स का नुकसान, ये आधा जो हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है बाबुओं की वजह से, एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल जाती, 2-2 दिन रहते, ये बाबुओं को पहले हटाओ और शुरू करनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बाबुओं को काटो, मॉडल बनाओ, एस्पिरेशनल मॉडल बनाओ, और वो मॉडल देश के सामने 2029 के सामने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करो, और जितना कम आप इंटेलेक्चुअल्स की बात सुनोगे और बाबुओं की बात सुनोगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस देश करेगा। सोचो अगर मनमोहन सिंह जी बाबुओं की, हालांकि वो खुद आए सर्विस सेक्टर से, अगर वो बाबुओं की बात सुनते, रिफॉर्म ही नहीं होता। सोचिए अगर मनमोहन सिंह जी को मणिशंकर अय्यर जैसे विद्वान एडवाइस करते, क्या हो जाता देश का, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। सोचिए इस चीज को, तो इन लोगों से भागना होगा। एक हमारे कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते हैं दुग्गल साहब, मैं उनको दुग्गल साहब कहता हूँ। किसी दिन वो आरटीआई एक्टिविस्ट रहते, किसी दिन वो कांग्रेस के मरने की कामना करते, तो किसी दिन वो बीजेपी के हारने की कामना करते, कहते कांग्रेस का सुनामी है। वो दिन में वो 10 इलेक्शन में 2 बार सही होते, 24 इलेक्शन में 2 बार सही होते, लेकिन बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही होती। बट वो कभी आजकल क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, कभी स्टूडेंट नेता है, कभी किसान नेता है, वगैरह वगैरह। कौन अब है वो वो? जो है दुग्गल साहब, अभी सब लोग जानते हैं उनको, हमारे बहुत बड़े प्रसिद्ध दुग्गल साहब। बट अब उन लोगों के आप कदम पे चलोगे तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो लोग अगर रिक्शा में जाएंगे, 5 लोग नहीं आएंगे उनके पीछे, 5 रिक्शा नहीं भरेगी उनके साथ, तो उन लोगों के कदम पे नहीं चलना है। जो कॉमन मैन चाहता है उनकी बात सुननी है, और कॉमन मैन परेशान है ब्यूरोक्रेसी से, कॉमन मैन परेशान है जो उनकी जिंदगी में कठिनाई आए, हाई टैक्सेस से, ये सबके खिलाफ बात करना होगा, हाई इंटरेस्ट रेट से, इन सब के खिलाफ एक 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 पॉलिसी होनी चाहिए। सेकंड, उसको इंप्लीमेंट करना होगा आपके स्टेट के अंदर। तेलंगाना बन जाए वन विंडो स्टेट, कर्नाटका बन जाए वन विंडो स्टेट। आइए बिजनेस कीजिए, आपको हम लेबर देंगे, आपको गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन देंगे, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके ड्यूज भरिए, निकल जाइए, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई बाबू आपके ऑफिस में नहीं आएगा, कोई बाबू आपको नहीं बताएगा दुकान कब तक चलेगी। क्यों भाई, क्या जरूरत है? वो उस दिन मैं देख रहा था, और मैं सच बता रहा हूँ, ये एक बीजेपी स्टेट था, पुलिस जा रही है, देख रही है कि हेयर कटिंग सैलून में क्या हो रहा है, क्या नहीं। पुलिस का क्या मतलब है हेयर कटिंग सैलून में? भाई कोई कैसे बाल कटे, उसे पुलिस का क्या मतलब है? मुझे जेन्युइनली बताओ, क्या है पुलिस को मतलब? अगर एक आदमी आप चाहते हो कि यंगस्टर गांव छोड़ते, क्योंकि फार्मिंग में आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी आए ताकि लैंडलेस लेबर्स बाहर आए, तो कहाँ जाएगा बेचारा यंगस्टर गांव से? वो दिल्ली आएगा, बैंगलोर जाएगा, मुंबई आएगा, पुणे आएगा, गुरुग्राम जाएगा, तो क्या करेगा? बार टेंडर बनेगा, स्पा चालू करेगा, हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा, दुकान में काम करेगा, डिजाइनर बनेगा, टेलर बनेगा। अब वहां जाकर पुलिस उसको डंडे लगाएगी, कैसे होगा? तो यू हैव टू इनकरेज सर्विस इंडस्ट्रीज, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये चीजें हम मुद्दे नहीं कर, आप सरकार को इस पे भी नहीं विपक्ष घेर रही कि कैंसर का पेंडेमिक है नॉर्थ इंडिया में, इस पे भी नहीं घेर रही है सरकार को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो राहुल गांधी ने उठाई, एक तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया जातिगत जनगणना, दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया एमएसपी कानून। कांग्रेस जिस जिस राज्य में चुनाव लड़ी वहां पर एमएसपी कानून का वादा किया। जैसे जातिगत सर्वे किसी भी राज्य में नहीं करवाया, वैसे ही कांग्रेस के शासन वाले किसी भी राज्य में एमएसपी का कानून नहीं बना। राज्य सरकार कर सकती है ना, ये है ना हाँ, हक राज्य सरकार के पास, क्यों नहीं किया एक राज्य में, मैं एटलीस्ट एक राज्य में। मैं फ्री मैं फ्री ट्रेड, लेकिन टू बी फेयर टू कांग्रेस, उन्होंने केरला में किया था जब उनकी सरकार थी, और केरला में सबसे ज्यादा एमएसपी है, इंक्लूडिंग फल और सब्जियों पर, जो आज जो देखो मुद्दा इतना गर्म है तो कहीं हाँ, तेलंगाना, कर्नाटक, बट हिमाचल कहीं तो करते ना। दुख की बात यह है कि कांग्रेस के लोग भी नहीं जानते कि केरला में कितना अच्छा किया है। दुख हम्म, की बात यह है, कांग्रेस के लोग भी नहीं जानते है कांग्रेस को एक्चुअल में ये भी केरला। ये वो मनमोहन सिंह के निधन के बाद समझ में आ रहा है कि इतनी सारी उपलब्धियां हैं, क्या अपने बताऊं, महापुरुष को बुला ले कम से कम, चुनाव में वो भी नहीं हो पा रहा। उनके महापुरुष को बुलाना छोड़ो, उनके महापुरुष को बीजेपी उठा के लेके जाती है। अब सोचिए इस चीज को। हो बट सकता है बट आगे कुछ साल और के बाद फिर भारत का और ऐलान फिर जी कर दे मनमोहन जी के लिए। वही हो जाए कल। ऐसे सुनाई तो दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी और रतन टाटा जी, तो ये भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। अब पूरा जो टाटा ग्रुप बना वगैरह, बट चलो उसमें छोड़ देते हैं। हाँ, कांग्रेस के पास अपना एक मॉडल होना चाहिए, और आप बिल्कुल जो भी आपका एक मॉडल हो, एक स्टैंडर्ड मॉडल अक्रॉस ऑल स्टेट्स हो, कांग्रेस स्टेट्स, कि कांग्रेस का ये मॉडल होगा, इसमें हम शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे,
25 लाख या 30 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, वो आपको प्राइवेट अस्पताल में भी मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल को सरकार 10 दिन में उसका भुगतान कर देगी या 20 दिन में वो पैसे का भुगतान कर देगी, एक एश्योरेंस हो जाए। इसके अलावा बाकी हम सारी फैसिलिटीज आएगी और बाबुओं को हम 50% कट कर देंगे। कांग्रेस अगर ये मॉडल करे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी अगले चुनाव में बीजेपी को 50 से 70 सीटें नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से बीजेपी इस वक्त कर रही है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रही है लोग, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कांग्रेस अपना एक मॉडल कर दे, इसमें लोगों को एनकरेज करे। किसान भाई बहनों के लिए क्या करना है, अगर आप एमएसपी देना चाहते हो बिल्कुल दीजिए। उस एमएसपी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर भी आके खरीद सकता है, सरकार भी खरीद सकता है, ओपन कीजिए। एमएसपी के नीचे आप नहीं खरीद सकते हो, जिसको खरीदना हो खरीद ले। देखिए कितना उसमें फिर कंपटीशन बढ़ेगा, किसान पैसे। अब आप देखिए, मैं आज ही देख रहा था और ये आज की इत्तेफाकन आज की बात है कि कि कुछ फ्रूट्स के इतने दाम है, फ्रूट्स क्योंकि महंगे और इस वक्त फूड इन्फ्लेशन आई है, लेकिन क्या किसान को वो पैसा मिलता है? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो कि एमएसपी के माध्यम से उनको वो पैसे मिले, लेकिन मैं जानता हूं एमएसपी फ्रूट्स पे नहीं है, लेकिन केरला में वैसे कोई ऐसा मॉडल कि उनको गारंटी इतना पैसा मिले, इसके बाद निजी सेक्टर खरीदे, सरकार खरीदे, उससे किसान को क्या मतलब, उसको उतना मिलना चाहिए। हम ये सेक्टर बना सकते हैं। और क्योंकि ज्यादा लोग खरीद रहे, तो कंपटीशन की वजह से दाम कंट्रोल में रहेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, तो आम आदमी पे भी बोझ नहीं होगा। आज उल्टा हो रहा है, आम आदमी पे बोझ भी और किसान को पैसे भी नहीं मिल रहा, बीच में जो ट्रेडर है वो कमा रहा है। तो मॉडल कहां है? तहसीन, आपकी बातों से एक चीज मुझे समझ में आती है कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ऐसे नहीं बन पाएगी जिस रास्ते पर वो चल रही है। मैंने आपसे दोनों चीजें पूछी, आपने कहा कास्ट बेस्ड सेंसस कहीं तो होना चाहिए था, कोई सर्वे तो किसी राज्य में होता, एमएसपी कानून भी कहीं तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में कहीं तो होता, दोनों जगह। और ये मैंने दो वो मुद्दे बोले जिसका राहुल गांधी हर मंच पर जिसकी बात करते हैं, हर रैली में जिसकी बात करते हैं, संसद में खड़े होकर बात करते हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए, एमएसपी कानून बनाइए, जातिगत जनगणना करवाइए, एमएसपी कानून बनवाइए। अब उनसे कोई तो पूछेगा कि आपके इतने सारे राज्य हैं, कहीं आपने किया क्या? उसका रिजल्ट तो दिखाइए कि आपने कैसे किया उसे इम्प्लीमेंट। आप कितने बड़े लेवल पर चूक रहे हैं। आपका सबसे बड़ा नेता जिस मुद्दे को दिन रात बोल रहा है, वो कांग्रेस के किसी भी राज्य में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, राहुल जी मुद्दे सही उठाते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हो नहीं रहा है। वो बेचारे एक लड़ते रहते। आपने बिल्कुल सही बताया विशाल भाई, वो बेचारे लड़ रहे, वो बोझ उठा रहे, वो मुद्दे उठा रहे, वो समझ रहे मुद्दे क्या है, बट बाकी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो स्टेट्स में होना चाहिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली में, मैं फिर से दिल्ली पर लौटूंगा। दिल्ली में आपको कांग्रेस का क्या भविष्य नजर आता है? अब तो दिन बिल्कुल ही कम बचे हैं। 5 फरवरी को चुनाव है, 8 फरवरी को रिजल्ट है, राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं है, प्रियंका जी भी नजर ज्यादा आ नहीं रही है। कांग्रेस अकेले, मुझे लगता है कभी अजय अजय माकन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कभी कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। वो लड़ाई लड़ती हुई कांग्रेस क्या आपको नजर आ रही है? आपको क्या रिजल्ट में नजर आता है? कांग्रेस के लिए कितनी सीटें होंगी? खाता भी नहीं खुला है पिछले 2 चुनावों में। उम्मीद है कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा वोट इस बार मिलेगा, लेकिन बात वही है ना, जिस जिस राज्य में, जिस स्टेट में 15 साल तक कांग्रेस ने बहुत अच्छी सरकार चलाई, मैं जेन्युइनली मानता हूँ देश के सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस ने दिल्ली में चलाई, मैं जेन्युइनली मानता हूँ। आज उस स्टेट में अगर कांग्रेस को 2 बार जीरो मिला है, तो ये चिंता करने की विषय है, ये चिंता करने का विषय है, और कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए कि किस तरह से होता है, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कांग्रेस को कि ये क्यों हो रहा है। जीरो 2 बार, डिपॉजिट हार गए सारे नेता, तो इस पर सोचना चाहिए कांग्रेस को, जबकि लोग के मन में आज भी कांग्रेस के लिए सिंपैथी है, आज भी है दिल्ली के अंदर। और अगर इस बार कांग्रेस चुनाव हार जाएगी और बहुत बुरा परफॉर्मेंस होगा, जो अगला वोटर आएगा 2030 में, वो वो कांग्रेस जानता को ही याद नहीं नहीं वो करेगा, क्योंकि वो 18 साल का, तो 15 साल पहले उसके वो पैदा ही नहीं हुआ होगा, 2 या 3 साल का होगा जब शीला जी का शासन खत्म हुआ। शीला जी के शासन के समय तो पैदा ही नहीं हुआ होगा, तो वो कैसे याद करेगा कांग्रेस को, क्यों वोट करेगा कांग्रेस? जैसे उड़ीसा में हालत हुआ, उत्तर प्रदेश में वो हो जाएगी हालत। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दिल्ली के चुनाव में, और अब ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां बिल्कुल एक ही रास्ते पर आ गई है, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी इस बातचीत की। इस मामले में मैं अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज ने फायदा किया, नुकसान किया, वो अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में दूरदर्शी, वो विजनरी है। उन्होंने देख लिया कि इस देश में फ्री पॉलिटिक्स का, फ्री की चीजों का दौर आने वाला है। उन्होंने फ्री की चीजें ले आए, और 10 साल बाद परिणाम ये है कि आज सारी पार्टियों का घोषणा पत्र सेम नजर आता है। मतलब फर्क करना मुश्किल है पार्टियों के घोषणा पत्र में। एक कह रहा है मैं 2100 रुपए दूंगा महिलाओं के खाते में, एक कह रहा है मैं 2500 दूंगा, एक कह रहा है मैं इतने का इंश्योरेंस दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इतने का दूंगा। और उसके अंदर एक और लाइन भी जोड़ी जा रही है कि जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं जन कल्याणकारी, वो चलती रहेंगी।
इन शॉर्ट जो अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहे हैं वो हम भी फ्री देंगे, प्लस इसमें कुछ और जोड़ के फ्री दे देंगे आप। विशाल भाई, जब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, दिल्ली मात्र एक स्टेट था जो हमेशा सरप्लस बजट उसका हुआ करता था। ऑल्सो क्योंकि दिल्ली के कई सर्विसों का जो बिल है, भुगतान है, सैलरीज है, वो केंद्र की सरकार देती है। पहली बार दिल्ली डेफिसिट में जा रहा है, पहली बार एक सरप्लस स्टेट। मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी उन्होंने कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते। ये पैसे विशाल भाई आपको और मेरे बच्चों को चुकाना होगा। देखिए विशाल भाई, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, सोशलिज्म ने किसी का भला नहीं किया, सोशलिज्म ने दुनिया में गरीबी बढ़ाई है। वामपंथियों ने दुनिया में गरीबी फैलाई है। दुनिया में पैसा और प्रगति तब हुई जब कैपिटलिज्म आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पूरी तरह से कैपिटलिस्ट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटलिज्म और वेलफेयरिज्म, शिक्षा और स्वास्थ्य सबका अधिकार है और वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये जो फ्रीबीज है ये बंद होनी चाहिए। कोई ना कोई इसका पैसा भर रहा है और इस वक्त दिल्ली का कॉमन मैन इसका पैसा भर रहा है। दिल्ली का कॉमन मैन, भारत का कॉमन व्यक्ति, टैक्स पेयर, ईमानदार टैक्स पेयर आपकी तरह, मेरी तरह इसका पैसा भर रहा है। मैं बहुत सिंपल चीज कर रहा हूं, अगर आज विशाल को 100 रुपया खर्च करना है तो विशाल को आज 160 रुपए कमाने हैं। 35 रुपीज उसके टैक्स का और 18 रुपया जीएसटी का, तब जाके आप 100 रुपया भर सकते हो। और 160, आपको 60 रुपये भरने में कोई दिक्कत नहीं विशाल भाई, आप ईमानदार व्यक्ति हो। लेकिन तो 60 रुपया भरने के बाद मैं बड़ी ईमानदारी से पूछा, भगवान ना करे आप आपके ऑफिस के बाहर आए और आपका पाँव मुड़ गया क्योंकि सड़क नहीं बनी हुई है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से वहां पे चोरी हुई है, आपको एम्बुलेंस नहीं आएगी पिकअप करने को, आपको निजी अस्पताल में जाना होगा। हमारी हालत ये विशाल भाई, ना हम मांग सकते ना हम दिखा सकते। प्रॉब्लम मिडिल क्लास की ये हो चुकी है, ये लोग नहीं समझ रहे। मिडिल क्लास ही भर रहा है, ये सारा वेट मिडिल क्लास पे। नेता वो अपने लिए घर बना रहे, बड़े बड़ी ऑफिस बना रहे, प्लेन खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, बाकी सबको फ्री दे रहे। और मुझे इसमें कुछ नहीं, प्लीज आप 80% भारतीयों को राशन दीजिए, मुझे 80 करोड़ लोगों को मुझे कोई नहीं, लेकिन राशन में क्या दे रहे? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक पेंडेमिक दे रहे। क्या प्रोटीन दे रहे हो बच्चों को? आप प्रोटीन तो दे ही नहीं रहे हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आप नॉनवेज दो, मैं कह रहा प्रोटीन तो दो। आप इतना पैसा खर्च कर कम से कम प्रोटीन दो जिसके कारण उनकी आयु बढ़े, उनकी हाइट बढ़े, उनका माइंड थोड़ा सा और बड़ा हो। वो तो आप दे ही नहीं रहे हो, आप दे रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स ताकि उससे और प्रॉब्लम्स हो। तो स्वास्थ्य के आप प्लीज इंश्योरेंस दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सबको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। पोल्यूशन के लिए आपने क्या किया जिसके कारण हार्ट अटैक और कैंसर हो रहा है? तो ये कौन सी पॉलिसीज है? ये पॉलिसीज किसी के समझ में नहीं आ रही। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, सोशलिज्म और लेफ्ट ने दुनिया को बर्बाद किया है। दुनिया तब भी पैसे वाली बनी है जब कैपिटलिज्म विद वेलफेयरिज्म आया है। अर्जेंटीना का एग्जांपल देख लो, जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, कैसे अर्जेंटीना को रिवाइव कर गया। पहले चीज, ब्यूरोक्रेसी को 50% काट दिया। बाबू तय करेगा विशाल के घर में कौन सा पेंट लगेगा। क्यों बाबू तय करे? क्योंकि बाबू को सैलरी देनी है, क्योंकि बाबू को नौकरी देनी है। क्यों बाबू तय करे विशाल के ऑफिस कितने बजे से कितने बजे तक खुला हो? भैया आपको 24 घंटे काम करना है। ये सारी अननेसेसरी लॉस को बाहर निकालो। ये क्या बात है? क्या जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे सर पे बैठने के लिए है? हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे थे, वहां पे पॉलिटिशियंस के सामने सर झुकाते, गरीब आदमी पे दबंग बनते। क्यों? पहले 50% इनको काटो। कहीं ना कहीं हमें देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा पैसे रिसर्च में डालना होगा हमें। और तब भी फ्रीडम तब भी आया है जब कैपिटलिज्म आया है, जब भी सोशलिज्म आया है तब फ्रीडम चला गया है लोगों का। आज देखो इलॉन मस्क कितना अच्छा काम कर रहा है, जबरदस्त। देखिए वो सैम ठीक हो गया वो। आज आज डोनाल्ड ट्रंप WEF में AI की बात कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। भारत में क्रिप्टो पे टैक्स है लेकिन किसी को नहीं पता लीगल है कि इलीगल है। आपका पूरा फ्यूचर बिजनेस का क्रिप्टो के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर है। टैक्स तो ले रहे हो लेकिन लीगल है कि इलीगल है वो पता नहीं। और लेकिन ट्रंप ने जितने भी ब्यूरोक्रेट थे क्रिप्टो में सारी। ये भी कहा है कि आप पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट्स जो बनाने हैं आप अमेरिका में आइए और सबसे कम टैक्स आप पर अमेरिका में लगेगा। ये ट्रंप ने इकोनॉमिक फोरम में अभी कहा। टैक्स टेररिज्म भारत के अंदर इतना है, मैं कब से ये मांग कर रहा हूं, जीएसटी में 2 रेट हो, 5% 12%, रोटी कपड़ा मकान 5%, बाकी सब 12%। और जो इसेंशियल्स है वो 0%, लेकिन जैसे सैनिटरी नैपकिन, लेकिन इसेंशियल्स अगर 0% हो तो उसके रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तभी वो 0%। ठीक है, तो 5% 12%, रोटी कपड़ा मकान 5%, बाकी सब 12।
2 टैक्स रेट हो और इनकम टैक्स के 3 या 4 रेट हो, 5%, 10%, 15%, 20%। कॉर्पोरेट टैक्स को भी आप 20% कर दीजिए। 20% समझो विशाल ने 20% कम भर दिया अपना, उसके बाद विशाल अपने पैसे से क्या करे वो विशाल का प्रॉब्लम है। सरकार क्यों आ रही है? उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये गेन वो गेन। मतलब आप अब्रॉड जाओगे, अपने टैक्स भरे हुए पैसे के बाद विदेश जाते, दूसरे देश में अगर आप खर्च करोगे अपने पैसे जिस पे आपने टैक्स भरा है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है भारत के अंदर। कौन सा लॉ है ये भाई? आपने पूरी साल मेहनत की, 10-10, 12-12, 15-15, 70-70, 90-90 घंटे आपने काम किया, आपकी वाइफ और गर्लफ्रेंड के आपने आंखों में नहीं देखा। एक हॉलिडे पे लेके गए आप उनको, 7 लाख के बाद आपके टैक्स भरे हुए पैसे के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है दूसरे देश के अंदर। ये कौन सा कानून हुआ? जो तहसीन भाई आप बोल रहे हैं वो सब चीजें अब सोशल मीडिया पे हैं और लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है समाज का अपना गुस्सा दिखाने का तरीका है मीम्स। करेक्ट। मीम्स के रूप में जो आप चीजें कह रहे हैं वो सारी मीम्स के तौर पर ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर छाई हुई है। ये सब चीजें लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और वो मजाक के तौर पर हो रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने करना है वो फैसले नहीं ले रहे हैं और आम जनता सिर्फ इन पर मीम्स बना रही है। नहीं, चेंज आएगा विशाल भाई, लोग परेशान हैं। और अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मौका नहीं लिया, तो वो वैक्यूम ज्यादा डेमोक्रेसी में रहेगा नहीं, कोई और ये जगह ले लेगी। बट ये होगा। अब लोग ये तंग आ गए इन चीजों से। मैं जेन्युइनली आपसे बता रहा हूं, लोग चाहते हैं कि उन लोग एवरेज यंगस्टर चाहता है फ्रीडम, एवरेज यंगस्टर चाहता है बोलने की आजादी, काम अपने मर्जी से करने की आजादी और अच्छा काम करना चाहता है, और उसके बाद अपना टैक्स भरते अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, किधर बनना नहीं चाहता है। और सरकारों को उसकी तरफ काम करना होगा, और सरकार का कर्तव्य होगा सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। सरकार की 3 ही चीज होनी चाहिए, लाइफ, आपकी जिंदगी प्रोटेक्ट करे, लाइफ यानी कि घर, लाइफ, वो आपकी प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हो, ना कि ये सरकार जब चाहे आपकी प्रॉपर्टी ले ले। और उसके बाद डिफेंस, सरकार क्या ये 3 रोल होना चाहिए, देश को डिफेंड करे। इसके बाद सरकार का क्या रोल है आपकी लाइफ के अंदर? क्या क्या मतलब है? सरकार तय करेगा कौन सा पैंट पहनोगे, क्या होगा? ये क्या सरकार बाबुओं का काम है? कौन क्या करेगा, किधर है, क्या है? सरकार आपको जिंदगी दे, गुड क्वालिटी लाइफ। सरकार आपकी प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करे, आपको मदद करे पैसे वाले बनने के लिए, और आपकी देश की रक्षा करे। इसके बाद सरकार का काम क्या है? और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे जिंदगी में, वही आ जाए सरकार का। और चौथा काम है क्या? सरकार क्यों बाकी कामों में है? कोई काम नहीं है सरकार का 3-4 चीजों के बाद। एक आखिरी सवाल तहसीन इस बातचीत में अब मैं पूछ रहा हूं, 3 ऐसी चीजें जो कांग्रेस को अपने संगठन के स्तर पर बदलाव करने चाहिए और 3 ऐसी चीजें जो चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी में आपको लगता है कि चेंजेस करने चाहिए। अगर तहसीन पूनावाला को कुछ देर के लिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, संगठन में 3 बदलाव क्या करेंगे? चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी में 3 बदलाव क्या करेंगे? अगर मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं, सबसे पहले तो अगर मान लो कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट स्लैश लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, सबसे पहले मैं पार्लियामेंट में रेलेवेंट मुद्दे उठाऊंगा जो जिससे सरकार को घेर सकते हो। बांग्लादेश हो गया, सीरिया हो गया, इस टाइम की बात करता हूँ, टैक्स टेररिज्म हो गया, हेल्थ हो गया, कैंसर हो गया, इन मुद्दों को उठाऊंगा। सेकंड, जहां तक संगठन की बात रही, संगठन के अंदर ये जितने भी राज्यसभा के एसी वाले नेता है जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसी रूम के अंदर बैठते, जिंदगी में चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं होती और लड़ते तो डिपॉजिट हार जाते, राज्यसभा के चुनाव भी हार जाते, उनको सबको बोलूंगा टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जैसे मैं ब्यूरोक्रेसी को 50% काटूंगा, वैसे उनको भी वॉलंटरी रिटायरमेंट, गोल्डन हैंडशेक देते, उन लोगों को ले आओगा जो जेन्युइनली जिन्होंने स्ट्रगल किया हो और जो जेन्युइनली जमीन की बात समझते हो। और तीसरा, जो वामपंथी ग्रुप है उससे कांग्रेस को दूर लेकर जाकर सेंट्रिस्ट पार्टी, कांग्रेस हमेशा सेंट्रिस्ट पार्टी थी, वहां पे वल्लभ भाई पटेल भी थे जो राइट की तरफ जिनका रुझान था, मदन मोहन मालवीय जी भी थे जिनका राइट की तरफ रुझान था, काका गाडगिल मेरे पुणे से थे जिनका राइट की तरफ रुझान था, और वहां पे लेफ्ट के नेता भी थे, कामराज जी जैसे नेता थे, नेहरू जी जैसे नेता थे, और नेहरू जी ने सबको बैलेंस किया था। कांग्रेस हमेशा एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, ये हो सकता है लेफ्ट ऑफ सेंटर थी, बट लेफ्ट पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का दुश्मन ही लेफ्ट था। इनफैक्ट कांग्रेस पे आरोप लगता था कि वो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, ये लेफ्ट वाले आरोप लगाते थे। आज ये लेफ्ट जो जेएनयू की कैंटीन तक सीमित है, वो कांग्रेस को बता रही चुनाव कैसा लड़ना है। अब आप सोचो कैसे दिन आ गए। वो जेएनयू की कैंटीन में उधारी पे खाने वाले नेता बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जुड़ने के लिए और बहुत ईमानदारी से, बहुत बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी
और मैं उम्मीद करता हूं कि तहसीन आपकी बात को कांग्रेस की लीडरशिप सुनेगी और जो बदलाव इतने समय से उम्मीद की जा रही है कांग्रेस में वो बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू।